इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देखने वाले हैं एक लेटेस्ट वैकेंसी अभी रिलीज़ की गई है, उसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक, ये है। मतलब आपकी जो वैकेंसी आई है वो कौन सी है? यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। इसमें क्या कुछ है उसको जानते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए ये कब रिलीज़ हुई है, 12 अगस्त 2025 को, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, कितनी वैकेंसी है, ठीक ना, कितनी वैकेंसी किसके लिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी, ये कितनी है? 1705, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी है? 422 है। ओबीसी के लिए कितनी है? 1143 है, ठीक है। और ये आपकी जो है रिजर्वेशन में एससी और एसटी की जो वैकेंसी है वो कितनी है? 890 और 82 है। टोटल मिला करके जो वैकेंसी अपने पास है वो कितनी है? 4242, ठीक है। ये जो है टोटल वैकेंसी मिला करके है 4242 वैकेंसी टोटल आई हुई है, ठीक है। और देख लेते हैं, ये जो है केवल जो है मेल रिक्रूटर के लिए हुआ है। इसमें क्या है, इसमें भी कुछ वैकेंसी दी गई हैं आपकी, ये कुछ कैटेगरी वाइज दी गई हैं। ये सारी वैकेंसी आप देख सकते हैं, टोटल 135 वैकेंसी है। इसमें क्या है, प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण, ठीक है। प्लाटून कमांडर पीएसी के जो एसआई हैं उनके लिए जो वैकेंसी है कितनी है? 135 वैकेंसी है, ठीक है। ये टोटल 135 है। मतलब अगर इसमें जो है 135 आप ऐड करेंगे, ये तो जो है आपका जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? मेल के लिए, ठीक है। ये आप बात समझ लीजिए। आगे चलते हैं, और इसमें देख लीजिए ये है वैकेंसी प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, ठीक है। इसमें भी वैकेंसी, ये किसके लिए? केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है भाई, केवल पुरुष अभ्यर्थियों। इसमें कितनी वैकेंसी है टोटल मिला करके? कितनी है? 60 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 60 वैकेंसी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये है महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक पीसी के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण। इसमें कितना दे रखा है? 106 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। ये टोटल इतनी हो गई गा में। अब हाँ, कुछ नोट दिया गया, मतलब कुल मिला जुला के आपके पास टोटल एक वैकेंसी यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से वैकेंसी आ रही 4242। दूसरी वैकेंसी मेल वालों के लिए, मतलब पुरुष के लिए 135 वैकेंसी। ये जो तीसरी वैकेंसी है ये भी किसके लिए? पुरुष के लिए 60 वैकेंसी है। और महिला के लिए जो पीसी वाली वैकेंसी वो कितनी? 106 वैकेंसी है, ठीक है। ठीक, पहले वाले में सब जा सकते हैं, और बाकी जो 3 है वैकेंसी उसमें फीमेल और मेल के लिए अलग अलग बांट दिया गया है, ठीक है। अब वही बताया है कि जिसमें ये प्लाटून कमांडर हो गया और पीएसी, इसमें जो है मेल के लिए जो है ये फिक्स है, तो इसमें मेल ही जाएंगे। और जो पीसी के लिए है, अब महिला पुरुष के लिए जो है महिला बटालियन के लिए है, उसमें सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, परीक्षा के पूर्व किसी भी समय ये जो वैकेंसी जो है उसको चेंज किया जा सकता है। और ये जो वैकेंसी है कभी भी किसी भी स्तर पर बिना किसी रीज़न बताए निरस्त भी की जा सकती है, ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है। आवेदन करने की आप दिनांक जान लीजिए। जो स्टार्टिंग डेट है, प्रारंभ करने की तिथि है 12/8/2025, और अंतिम तिथि क्या है रजिस्ट्रेशन की? 11/9/2025 है, ठीक है भाई। 11 सितंबर तक आप इसको कर सकते हैं, तो अभी जा करके कर लीजिए, ठीक है। और आवेदन शुल्क फीस जमा करने की कब तक है? 12/8 से लेकर के 11/9 तक है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 12/8 से 13/9/2025 तक की है, ठीक है। अब ओटीआर जो है इसमें करना अनिवार्य है, ओटीआर, ठीक है। ओटीआर करना क्या है? अनिवार्य है भाई, ठीक है ना। ओटीआर करना आपका अनिवार्य है, तो ओटीआर आप सब लोग कर लीजिए जा करके, बिना ओटीआर के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब आ जाते हैं, और क्या है इसमें, आवेदन शुल्क जान लेते हैं। आवेदन शुल्क कितना है? 500 रुपये है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों के लिए कितना है? 500 रुपये है। और जो आपके एससी और एसटी कैटेगरी है उनके लिए कितना है? 400 रुपये है, ठीक है।
और नेशनलिटी कैसी होनी चाहिए आपकी, इंडियन होनी चाहिए भाई। कैसी होनी चाहिए, इंडियन। ठीक, इंडियन, भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास, ये आपके पास कंडीशन दिया गया है, ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, ये भी कंडीशन दी गई है, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, कुल मिला जुला करके इसको तो ऐसे कोई लोग भरने वाले नहीं है जो इंडिया के बाहर वाले हैं, तो इंडियन ही भरेंगे, तो ठीक है, सही है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें भाई आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, जो मेन चीज़ है वो क्वालिफ़िकेशन। ठीक है ना। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष कोई अर्हता। ठीक है, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है भाई, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बीए, बीएससी, बीटेक कुछ भी हो आपका चलेगा। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, टिप्पणी में क्या है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, मतलब जो अपीयर्ड है, जो अपीयर है या अपीयरिंग है, वो जो है नहीं चलेगा इसमें कोई भी। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास अंक तालिका और सर्टिफिकेट दोनों के दोनों होने चाहिए। ठीक है, और चीज़ देख लीजिए, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक, ठीक, ये जो कुछ भी है आप उसको जो है उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक, अधिमानी अर्हताएं क्या हैं, ठीक, ये देख लीजिए। ये जो है ये क्या है, इसका कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर जो है 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर हैं तो उस दशा में जो है आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक, पहला क्या है, डोएक से या फिर NIEL IT से कंप्यूटर में O लेवल का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर जो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो आपने, या फिर NCC जो राष्ट्रीय कैडेट कोर है उसमें जो है B सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है भाई। ठीक, एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। इसमें से आपके पास अगर ये तीनों हैं तो उसमें से एक का ही जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है भाई, ये चीज़ है अधिमानी अर्हताएं, इसका कोई अंक नहीं है, इसको एक बार फिर समझ लीजिए, इसका कोई भी अंक नहीं मिलेगा, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर 3.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। 3.4 क्या है उसको आगे देखेंगे हम लोग। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें एज क्या है, एज क्या है देख लीजिए भाई। एज न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। ठीक है, से मतलब 2/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, मतलब इससे पहले जो भी कैंडिडेट है, इससे पहले मतलब कि मान करके चलिए आप 94, 95, ठीक ना, इससे पहले अगर कोई बंदा है तो वो बंदा इसको जो है नहीं भर पाएगा। ठीक है, और इसके बाद का अगर कोई है जैसे 2005 का किसी का डेट है तो वो भी इसको नहीं भर पाएगा। ठीक, जो आपके DOB होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 1997 से लेकर के 2004 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है भाई। ठीक, आगे चलते हैं। और हाँ, जो एज कैलकुलेट की जाएगी आपकी 1/7/2025 से कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें भी है। आ जाइए अब आगे आते हैं। आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन जो मिलने वाला है वो जनरल में जो है आपको 3 साल का मिलने वाला है। ठीक है, 3 साल का मिलेगा, मतलब अगर 97 से है तो कहाँ से हो जाएगा, 94 से हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। इसी में जो है जनरल में ही जो है OBC भी आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक ना, OBC भी इसी में ही आ जाएंगे। इन सब को जो है 3 साल जो है वैकेंसी के लिए जो है देखने के लिए मिला हुआ है, रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है भाई, अधिकतम आयु सीमा में छूट। ठीक, ये चीज़ें हैं आपकी। अब इन्होंने सामान्य श्रेणी तो लिखा है यहाँ पे, लेकिन OBC जो है मेंशन नहीं किया है, तो अब पता नहीं क्या आयोग का है, लेकिन सामान्य श्रेणी मतलब जो भी है
उसमें आपको 3 साल का जो है बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक, इन्होंने ओबीसी को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु 5 वर्ष। ठीक है, जो अनुसूचित जाति के हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए क्या है, 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे दिया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। ठीक है, 5 वर्ष की छूट ये आपको जो है उसके बाद जो है 3 वर्ष का भी इसमें करके रखा है। मतलब कि जो है इसमें 8 जो है आपको हो गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 साल का छूट इन्होंने दिया हुआ है। मतलब कि 2/7/1989 से पहले और 2004 तक के बीच में जो है जिसका भी जो है डेट ऑफ बर्थ होगा वो सब के सब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ इन्होंने दे रखा है। ठीक, मतलब यहाँ पे ओबीसी नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनरल है। जनरल को 3 साल के लिए, SC ST को जो है 8 साल के लिए यहाँ पे, और ओबीसी को भी क्या है 8 साल के लिए एज में रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुबंध है। मतलब यहाँ पे भी जो है आपको 8 वर्ष की जो है छूट मिल रही है। ठीक है भाई, और इसमें जो है 3-3-6 जो है भूतपूर्व सैनिक, इसमें क्या है 6। ठीक, और आपका जो सर्टिफिकेट है ये भी क्या हो, ठीक होना चाहिए। और क्या है इसमें शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए आपकी अच्छी, लिखित परीक्षा। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में बात करना है तो सिलेबस के बारे में हम लोग जो है किसी और दिन जो है बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। सिलेबस किसी और दिन जो है किसी और वीडियो में जो है उसके बारे में जिक्र कर देंगे। फ़िलहाल आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ इतना जो है वेटेज दिया गया है। और क्या है इसमें, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं हम लोग, शारीरिक मानक परीक्षण देख लेते हैं। मतलब आपकी शरीर की बनावट कैसे में क्या चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें। मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट जो पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए क्या होना चाहिए, जो ओबीसी और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए हाइट क्या होगी। ठीक है ना, जो हाइट है, हाइट जो है वो क्या होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और जो चेस्ट होगी, ठीक, जो चेस्ट है, और हाँ, ये अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 होनी चाहिए। ठीक है, 160 होनी चाहिए, ये चीज़ है। जो जनरल है, ओबीसी और अनुसूचित जाति, ठीक, इनके लिए क्या होना चाहिए 168। और जो अनुसूचित जनजाति हैं इनके लिए कितनी होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर ये हाइट होनी चाहिए। और जो चेस्ट है, सीना है, वो क्या होना चाहिए, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए कितना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए। ठीक, और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए 84 सेंटीमीटर 84। ठीक, मतलब मिनिमम जो है 5 सेंटीमीटर, मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को जो है फुलाना ही फुलाना है। ये इन्होंने ये लिखा भी है। ठीक है, ठीक, और जो जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए कितना है 77 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना ही पड़ेगा। और महिला अभ्यर्थियों के लिए देख लेते हैं कितना है भाई शारीरिक मानक क्या है। ऊंचाई जो है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए कितना होना चाहिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट न्यूनतम। ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और उनका वजन क्या है, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलो, मतलब 40 किलो से जो है वो कम नहीं हो सकती है, नहीं तो नहीं लिया जाएगा उनको। ठीक है, ठीक है भाई। और हाँ, ये क्या शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए देख लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी कितने मिनट में 28 मिनट में। कितने मिनट में 4.8, ठीक ना, 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी आपकी कितने मिनट में होनी चाहिए 28 मिनट में होनी चाहिए। ठीक है, और जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए क्या होगा, इसका जस्ट आधा 2.4
किलोमीटर की दौड़ होगी कितने मिनट में? 16 मिनट में, ठीक है। मेल के लिए, जो पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए जो रनिंग होगी वो कितनी होगी? 4.8 किलोमीटर की 28 मिनट में। और जो है आपके पास जो फीमेल है, फीमेल उनकी जो दौड़ होगी 2.4 किलोमीटर, वो कितने मिनट में होगी? 16 मिनट में होनी चाहिए, ठीक है। ठीक, ये हो गया। और क्या है इसमें? ठीक, अगर और कुछ होता है तो मैं आपको जो है ज़रूर बताऊंगा। अब सिलेबस के बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है पढ़ लेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे क्या है, कैसे है सिलेबस, क्या क्या चीज़ इसमें पूछी है, क्या क्या चीज़ नहीं पूछी जाएगी। फ़िलहाल तो अभी के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।